इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे सभी श्रोताओं को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं किसान वाणी का ये चौपाल। आज की चौपाल में आप सभी के साथ मैं हूं मनीष गडकरी और मैं हूं तंजीला खान। तो स्वीकार करें हम दोनों की राम राम। किसान भाइयों और बहनों, खेती केवल परंपरा ही नहीं, यह योजना, सुरक्षा और तकनीक से जुड़ा हुआ कार्य बन चुका है ना। और आज का किसान जो है वो केवल खेत में हल चलाने वाला नहीं, बल्कि उत्पादन, जोखिम और बाजार तीनों का प्रबंधन करने वाला किसान है। बिल्कुल, और इसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए ऐसी योजनाएं लागू की हैं जो किसान को आर्थिक सहायता, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, उचित मूल्य और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराती है। कौन सी योजना किस उद्देश्य के लिए है, उसका लाभ कैसे लिया जा सकता है और किसान हमारी इन योजनाओं से किस प्रकार अपनी खेती को सुरक्षित और लाभकारी बना सकते हैं, यह कार्यक्रम किसानों के लिए एक सूचना देता है ताकि कोई भी पात्र किसान जो होते हैं वो सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित ना रह सके। तंजीला बहन, दरअसल राज्य सरकार का यह स्पष्ट मानना है कि जब तक किसान की आय सुरक्षित नहीं होगी तब तक खेती को लाभ का व्यवसाय नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए शासन की कृषि योजनाएं सिर्फ सहायता तक सीमित नहीं, बल्कि किसान को हर स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। हाँ मनीष भैया, इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को सीधी आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे खेती की प्रारंभिक जो लागत होती है ना वो कम हो सके, है ना। और प्राकृतिक आपदाओं का से होने वाले जो नुकसान हो जाते हैं तो उसकी भरपाई के लिए फसल बीमा योजना के माध्यम से सुरक्षा कवच जो रहता है वो प्रदान किया जा रहा है। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश शासन की उन कल्याणकारी कृषि योजनाओं के बारे में जानते हैं तो किसान की मेहनत को मजबूती, उसकी उपज को सुरक्षा और उसके भविष्य को स्थायित्व प्रदान करती है। और किसान भाइयों, आज के इस किसान वाणी कार्यक्रम में हम आपको मध्य प्रदेश शासन की इन प्रमुख योजनाओं, जो कृषि योजनाएं हैं, उनको विस्तृत से हम उनकी जानकारी आपको देंगे और यही है हमारी आज की चर्चा। बिल्कुल, वहीं आज हम करेंगे हमारी आज की बात, जिसमें आज हम बात करेंगे ग्लेडियोलस फूल की लाभकारी खेती के बारे में। इसके बारे में आपको हम महत्वपूर्ण जानकारी तो बताएंगे ही, साथ ही होंगे कुछ महत्वपूर्ण संदेश, और संदेशों के साथ हम करेंगे आपका मनोरंजन भी लोक संगीत से। तो आइए करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस लोक संगीत के साथ। चरण गुरु वंदन करो रे, वंदन करो रे जिनकी कृपा से मिल है सीता राम रे। चरण गुरु हो, चरण गुरु वंदन करो रे, वंदन करो रे जिनकी कृपा से मिले सीता राम रे। चरण गुरु मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनका दूध से हम काफी सारी जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार
कंपनी उठा के ले जाते हैं। किसान भाइयों, महत्वपूर्ण संदेश के पूर्व आप सुन रहे थे नारायण सनोडिया और साथियों की आवाज़ में यह लोक भजन। और आइए अब जुड़ते हैं हमारी आज की बात से, जिसमें आज हम बात करेंगे ग्लेडियोलस फूल की लाभकारी खेती के बारे में। किसान भाइयों बहनों, आज के समय में गेहूं, चना या धान से कई बार उतनी आमदनी नहीं हो पाती है जितनी उसमें मेहनत लगती है। ऐसे में बहुत से किसान भाई अब फूलों की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही फूल की खेती के बारे में बताएंगे जो कम समय में कम जमीन पर अच्छी कमाई दे सकते हैं। किसान भाइयों, इस फूल का नाम है ग्लेडियोलस। अब बात यह है कि ग्लेडियोलस फूल क्या होता है। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि ग्लेडियोलस एक लंबी डंडी वाला रंग बिरंगा फूल होता है। इसे लोग शादी ब्याह में, मंच सजावट में, होटल में और कार्यक्रमों में गुलदस्ते यानी बुके बनाने में बहुत पसंद करते हैं। इस फूल की खास बात यह है कि यह देखने में बहुत सुंदर होता है और काटने के बाद कई दिनों तक ताज़ा रहता है। इसी वजह से इसकी बाजार में मांग लगातार बनी रहती है। और किसान भाइयों, अब बात करें इसकी खेती के लिए मौसम और ज़मीन की, तो ग्लेडियोलस की जो खेती होती है वो उसके लिए हल्का जो ठंड होती है ना, वो सबसे अच्छा रहती है। और ज़्यादा गर्मी के में जो फूल होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा पानी भरने से फसल ख़राब हो सकती है। ज़मीन दोमट या बलुई जो दोमट मिट्टी होती है ना, इसके लिए बहुत ही अच्छी होती है। और खेत में पानी निकलने की भाई अच्छी व्यवस्था हो। अगर खेत में पानी रुकता है तो कंद सड़ सकते हैं, इसलिए जल निकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसान भाइयों, फूलों की खेती में किस्म का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है। अगर किस्म अच्छी होगी तो बाजार में दाम भी अच्छा मिलेगा। ग्लेडियोलस की जो कुछ अच्छी किस्मों की अगर हम बात करें तो उसमें वाइट फ्रेंडशिप, अमेरिकन ब्यूटी रेड, ब्यूटी नोवा और लक्स ग्रीन किस्म की जो सुंदर डंडी व लंबी और बाजार में पसंद की जाने वाली प्रजातियां हैं। और किसान भाइयों, खेत की तैयारी और रुपाई की बात करें तो खेत की 2 से 3 बार अच्छी जुताई करें। मिट्टी भुरभुरी होना चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिरी जुताई में सड़ी हुई जो गोबर की खाद होती है ना, उसे अच्छी मात्रा में मिला दें। और रोपाई के लिए हमेशा साफ और रोग मुक्त कंद लें। कंद को 6 से 8 सेंटीमीटर गहराई में लगाएं। लाइन से लाइन की जो दूरी है उसका तो ज़रूर ध्यान रखें। और रोपाई का सही समय जो होता है ना भाई, वो होता है अक्टूबर से नवंबर। इसके बहुत अच्छा समय इसके लिए माना जाता है। किसान भाइयों, इस फूल की खेती के लिए खेत, पानी और देखभाल करना ज़रूरी है। खाद, गोबर की खाद से ज़मीन मजबूत होती है। ज़रूरत के अनुसार थोड़ी रासायनिक खाद भी दें। पानी रोपाई के तुरंत बाद पानी दें, फिर 7 से 10 दिन में हल्की सिंचाई करें। खेत में पानी जमा न होने दें। इसके साथ समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और ताकि खरपतवार न पनप सके। और भाई किसी भी खेती के लिए जो होता है वो सबसे ज़्यादा मुसीबत वाली चीज़ होती है, वो होती है रोग, है ना भैया? हाँ। मनीष भैया। और किसान भाइयों, चलिए हम आपको बता दें तो कि जो रोग कीट और उसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, तो इसकी बीच में उसका रखरखाव भी करते रहें कि उसके बीजों को, मतलब उसके रोगों को कैसे हम बचा सकते हैं। बचाव तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्लेडियोलस में कंद सड़ने की जो बीमारी होती है वो पत्तियों पर क्या होता है कि धब्बे, छोटे छोटे कीट जैसे दिखते हैं, इसमें धब्बे होते हैं पत्तियों में। बचाव के लिए कंद लगाने से पहले दवा से उपचार कर लें। खेत साफ रखें। बीमारी दिखे तो तुरंत कृषि विभाग या फिर विशेषज्ञ से सलाह लें। समय पर ध्यान देने से क्या हो जाता है कि इससे नुकसान से बच सकते हैं। बिल्कुल। और किसान भाइयों, जब फूल काट लेते हैं, जब या तोड़ लेते हैं हमने, तो निचले 1 से 2 कलियां खुलने, जैसे इसकी 1-2 कलियां खिलती हैं, तो उस समय इसको तोड़ लेना चाहिए। ध्यान रखें, सुबह या शाम को फूल कभी भी ना तोड़ें। तेज़ धूप में ना रखें और इसे छांव में रखें ताकि इससे अच्छा उसका मूल मिल सकता है। बिल्कुल। और बाजार जब ये जाएं तो ये होटल में सजावट के लिए तो इसमें क्या अच्छे दाम मिलते हैं, क्योंकि ये उस समय फूल ताज़े रहते हैं। बिल्कुल। किसान भाइयों, ग्लेडियोलस की खेती में खर्च और कमाई की अगर बात करें तो भैया 1 हेक्टेयर खेती की अगर हम बात करते हैं तो इसमें खर्च करीब, लागत जो है वो करीब 1 से 1.5 से 2
लाख रुपए के लगभग आती है और आमदनी 4 से 6 लाख रुपए तक होती है, यानी 2 से 3 लाख रुपए का हमारे किसान भाइयों को शुद्ध मुनाफा होता है। इसकी खेती कम जमीन वाले किसान छोटे क्षेत्र में भी खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ग्लेडियोलस फूल की खेती आज के समय में कम से कम समय में ज़्यादा कमाई का एक अच्छा मौका देती है। अगर आप भी कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो फूलों की खेती एक बेहतर विकल्प हो सकती है। ग्लेडियोलस फूल की खेती आपको एक सफल और समृद्ध कृषि की ओर ले जा सकती है। तो इसे अपनाएं और अपनी आय में कई गुना वृद्धि करें। और तंजिला बहन, इसी के साथ ही हमारी आज की बात को देते हैं हम यही विराम और हमारे किसान भाइयों को पुनः लिए चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनवाते हैं यह लोकगीत। नजरिया चले मोरे दिल पे कटरिया, मार न तिरछी नजरिया चले मोरे दिल पे कटरिया। सैया छेड़े नबी के बदरिया, सैया छेड़े नबी के बदरिया, हमें गोरी बारी है उमरिया। मारना तिरछी नजरिया चले मोरे दिल पे कटरिया। सैया छेड़े नबी के बदरिया, हमें गोरी बारी है उमरिया। जानी का तोरी मन भाए होए, जानी का तोरी मन भाए, मोसिका है राह बढ़ाए गोरे तन पे चूनर धानी तोहे लागे बड़ी सुहानी। गोरे तन पे चूनर धानी तोहे लागे बड़ी सुहानी। बल खा जाए ओ बल खा जाए पतरी कमरिया, अबे तोरी बारी रे उमरिया। सैया छेड़ी नबी के बदरिया, अबे मोरी बारी रे उमरिया। मारना तिरछी नजरिया। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मी त्रिपाठी और शिवरतन यादव जी से यह लोकगीत। और अब आइए अब जुड़ते हैं हमारे आज के मेहमान क्रम से। आज के मेहमान क्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर छत्रपाल टांडेकर, पशु चिकित्सक, जिला छिंदवाड़ा से। ठंड में पशुओं की देखभाल कैसे करें, इस विषय पर इनसे बातचीत कर रहे हैं सौरभ पटेल। किसान भाई बहनों, आज के मेहमान क्रम में हमारे साथ है पशु चिकित्सक डॉक्टर छत्रपाल टांडेकर जी। ठंड में पशुओं की देखभाल, इस विषय पर आज हम सर से जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में और सभी किसान भाइयों बहनों की ओर से आपको राम राम। राम राम किसान भाइयों। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है ठंड में पशुओं की देखभाल, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि हमारे जो पशुपालक भाई बहन हैं ठंड में अपने पशुओं की कैसे देखभाल करें। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं ठंड बढ़ चुकी है और जितना असर ठंड का इंसानों में देखा जाता है उतना ही पशुओं में भी देखा जाता है, खासकर दुधारू पशुओं में। जी। जैसा कि ठंड में हम अपने पशुओं का ख्याल कैसे रखें जिससे वह बीमार भी ना पड़े और उनकी स्वास्थ्य पे अच्छा असर रहे, यानी बीमार ना पड़े और स्वास्थ्य की देखभाल भी अच्छे से हो सके, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो पशु आवास पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। पशु आवास मतलब जहाँ हम पशुओं को बांधते हैं उसकी छत पर या तो घास रख दें या टाट की बोरी, जो बोरियाँ होती हैं उसको रख सकते हैं, जिससे सीधा असर ठंड का नहीं पड़ेगा। और उसके आवास, जो पशुओं के आवास हैं, उसको चारों तरफ से ढक सकते हैं। बोरी ये जो टाट की पट्टी वगैरह बोरियाँ होती हैं उससे आप ढांक सकते हैं, जिससे डायरेक्ट हवा उनके पशु आवास में नहीं घुसेगी। विशेष तौर पे रात के समय, शाम के समय, ठीक है। और इतनी जगह थोड़ी छोड़ना चाहिए जिससे हवा का आदान प्रदान हो सके, पूरी तरह से ना ढके जिससे सांस लेने में पशुओं को समस्या ना हो। और थोड़ी सी आग भी आप जला सकते हैं पशु के आवास में, ज़्यादा ठंड हो तब की बात है। और धुएं का असर ना हो इस पे का भी विशेष ध्यान रखें। टाट की जो बोरी हैं वो मोटे कपड़े की पोशाक आप उनको
पशुओं को जी। पहना सकते हैं, खासकर छोटे बच्चों को, छोटे पशुओं को। तो उससे क्या होगा कि वो ठंड से बच सकेंगे जी। ठीक है। और जैसे ही वो 9 बज जाए सुबह के, थोड़ी सी धूप निकल जाती है दिन में, जी। तो पशुओं को बाहर आप बांध दें और शाम के जैसे ही 5 बजते हैं तो जी। पशु के अंदर कर ले, पशु आवास में, मतलब जहाँ हम पशुओं को बांधते हैं जी। वहाँ पे अंदर कर ले। इससे क्या है, ठंड जो है उसका असर कम पड़ेगा पशु। और पशुओं को पौष्टिक चारा देना चाहिए और साथ में खनिज लवण जैसे नमक वगैरह है, सेंधा नमक, ये सब जो चीज़ें हैं वो भी पशुओं को दें। डॉक्टर साहब, इसके बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ठंड के समय में हमारे जो पशुपालक भाई बहन हैं वो पशुओं के आहार का प्रबंधन कैसे करें या उसमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत होती है? किसान भाइयों, ठंड के मौसम में पशुओं को संतुलित आहार अवश्य दें, जिसमें ऊर्जा हो गई, प्रोटीन, खनिज लवण, पानी और विटामिन और वसा आदि पोषक तत्व मौजूद रहें। इन दिनों में पशुओं की विशेष देखभाल करने की जरूरत रहती है। पशुओं का खान पान और दूध निकालने का समय एक ही रखना चाहिए और खान पान में सावधानी बरतें। खासकर जो दुधारू पशु है उनको बिनोला की खली ये अधिक मात्रा में खिलाना चाहिए। बिनोला खिलाने से दूध में चिकनाई की मात्रा बढ़ती है। इसी तरह बाजरा है वो भी आप इसमें मिला सकते हैं। 20% से अधिक पशु का जो आहार है उसमें मिलाना नहीं चाहिए बाजरा का। और जैसे ही ज़्यादा शीतलहर होती है तो उनको खाने में थोड़ा सा सेंधा नमक ज़रूर दें। सेंधा नमक देने से उनको खनिज की जो नमक वगैरह की है पूर्ति हो जाएगी। और ठंड के दिनों में जो दाना होता है सुदाना वगैरह 2% दे सकते हैं और 1% जो है नमक ज़रूर मिला के देवें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि पशु जो है पानी भी अच्छा सा पीता है। आप देखेंगे जैसे जैसे ठंड पड़ती है तो पशु पानी पीने में थोड़ा सा कम कर लेता है। तो गुनगुना पानी पिलाइए। ठंड में जैसे धूप में पानी रख दीजिए सुबह की तरफ तो वो गर्म हो जाएगा और उसको छू के भी देख लीजिए ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, क्योंकि ठंडा पानी पीने में पशु थोड़ा सा हिचकिचाता है, तो उसको देखते हैं। साथ ही पशुओं को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। अभी पर्याप्त मात्रा में बरसीम उपलब्ध रहता है इस मौसम में, तो हरा चारा ऐसा भी नहीं कि हरा चारा खिलाएं। लगभग 4 किलो बरसीम हुई तो 1 किलो सूखा चारा भी देना चाहिए या दाना दे सकते हैं। 10 लीटर का एक उदाहरण के तौर पे अपन देखें कि 10 लीटर का अगर दुधारू पशु है तो 20 से 25 किलो हरा चारा ले लें और 5 से 10 किलो तक सूखा चारा ऐसे मिलाकर दे सकते हैं। और थोड़ी देर बरसीम अगर आप पशु को खिलाते हैं तो उसको काट के थोड़ी देर फैला लें, तो जिससे जो उसका पानी है वो थोड़ा सा निकल जाएगा और पशु जो है दस्त करने से बच जाता है। अफरा रोग नहीं होगा पशुओं में, यानी पेट फूलेगा भी नहीं। और इसी क्रम में अपन खली में अगर खिलाए तो सरसों की खली होगी, कपास की खली, मूंगफली की खली, सोयाबीन की खली, इस तरह से पशुओं को दे सकते हैं। जैसे एक उदाहरण हम समझे कि 2 से 2.5 लीटर दूध के उत्पादन हो रहा है तो 1 किलो हमको सूखा चारा यानी देना चाहिए। सुदाना वगैरह बिनोला खली वगैरह के हिसाब से दे सकते हैं। पशुओं को सप्ताह में 2 बार गुड़ जरूर खिलाएं। और सरसों तेल जैसे हम कह सकते हैं कि उनके शरीर में लगाने से गर्माहट आ जाती है। अगर आप जैसे बाहर बांधते हो छोटे बच्चे हैं तो उनको सरसों तेल की मालिश भी आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जैसे ज़्यादा ठंड जब पड़ती है तो जो दुधारू पशु हैं उनके दूध उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है या उनका दूध उत्पादन कम होने लगता है दिन प्रतिदिन। हमारे किसान भाई बहन, हमारे पशुपालक भाई बहन ऐसा क्या उपाय करें कि जिससे उनके जो दुधारू पशु है उसमें दूध उत्पादन कम ना हो? किसान भाइयों, ठंड के मौसम में पशुपालन करते समय मौसम में होने वाले परिवर्तन से पशुओं पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। परंतु अगर आप देखें तो ठंड के मौसम में जो पशुओं की दूध देने की क्षमता है वो शिखर पे होती है। इसी मौसम में सबसे अधिक दूध मतलब उपलब्ध होता है। हमारे जो नवंबर से फरवरी के बीच में ही पशुओं में वस्तु का उत्पादन मतलब जो बच्चे देने की प्रवृत्ति है इसी मौसम में अच्छी होती है, तो दुधारू है ना दूध उपलब्ध रहता है। लेकिन जो दुधारू पशु में अगर ज़्यादा ठंड लग जाती है तो वो स्ट्रेस में आ सकते हैं, मतलब ठंड के कारण तनाव में आ सकते हैं, तो उनको बचाना चाहिए। हम ऐसी कोशिश करें कि उनकी जो आहार में है अधिक से अधिक खली रखें, लेकिन 20% से ज़्यादा न रखें, जिससे वो एकदम से फूले नहीं, पेट फूले नहीं। और ऊर्जा युक्त भोजन हम आहार में इंक्लूड करें जैसे। और मार्केट में बहुत सारे संतुलित आहार उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश शासन का एक देखें तो स्वर्ण दाना जो है शासन के उपलब्ध है 50 किलो के बैग में, तो वो बाजार से वो ले सकते हैं और संतुलित आहार खिला सकते हैं। उसमें दूध के जैसे मैंने उदाहरण पूर्व में भी बताया आपको कि अगर वह 10 लीटर दूध दे रहा है तो
20 से 25 किलो हरा चारा और 5 से 10 किलो सूखा चारा ऐसे मिला के दे सकते हैं। और अगर 2.5 लीटर अगर दूध गाय वगैरह दे रही है तो 1 किलो संतुलित आहार ऐसे करके दे सकते हैं। ये बाजार में भी उपलब्ध है और घर पे भी बना सकते हैं उस हिसाब से। और बिनोला से एक जो खली देने से ये फायदा होता है कि दूध में चिकनाई बढ़ती है जी, और अधिक से अधिक दूध भी मिल जाता है जी। डॉक्टर साहब, इसके बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुख्यतः ठंड से होने वाले जो रोग हैं उनके लक्षण क्या हैं और उनसे हम बचाव कैसे कर सकते हैं? किसान भाइयों, जैसे ही ठंड बढ़ती है तो पशुओं में सबसे पहले जो रोग देखने को मिलता है निमोनिया, और ये निमोनिया जो छोटे बच्चों में खासकर देखने को मिल जाता है। तो हम सबसे पहले ये देखें कि जैसे बछड़े की नाक में कुछ स्राव तो नहीं हो रहा है, कोई बुखार तो नहीं है, खाना ठीक से खा रहा है, दूध पी रहा है कि नहीं, कोई बड़ा बछड़ा है तो जुगाली कर रहा है कि नहीं। तो इस हिसाब से उसको निमोनिया के, सांस तेज तो नहीं ले रहा, ये निमोनिया के लक्षण होते हैं। तो इससे बचाव करने के लिए सबसे पहले हमें उनका जो आवास है उसका प्रबंधन सही करना चाहिए। शरीर को भी आप टाट पट्टी वगैरह से ढक सकते हैं, साथ में आवास में भी बोरे हैं उसको ढक के ठंड के प्रभाव को कम कर सकते हैं। और जो निमोनिया है, अगर कोई पशु निमोनिया से प्रभावित है तो निकटतम पशु चिकित्सक से उपचार जरूर कराएं जी। दूसरा रोग जो होता है पशुओं में अफरा रोग, तो ये अफरा रोग की हमने बात की थी कि बरसीम वगैरह हुए या हरा चारा ज़्यादा खिला देते हैं या फिर कोई बासा वाला खाना खिला देते हैं तो पेट फूलने लगता है, तो अफरा हो जाता है और बाई तरफ के पेट में जो है फूलन आ जाती है। तो सबसे पहले ये बहुत ही घातक होता है क्योंकि गैस निकल नहीं पाती। तो इसको भी हमें ध्यान देना है कि अधिक मात्रा में हमें बरसीम ना खिलाते हुए उसके साथ में सूखा चारा भी देना चाहिए। और बरसीम को खिलाने से पहले थोड़ा सा फैला लीजिए फर्श पे, ज़मीन पे काट भी सकते हैं तो पानी की जो है वो उड़ जाएगा और एकदम से अफरा नहीं होगी, गैस नहीं बनेगी। तीसरा जो रोग होता है वही कि पानी कम पीते हैं पशु, तो उसको थोड़ा सा गुनगुना कर या ऐसा तापमान कर लीजिए जिससे वो मतलब पीने लायक हो, एकदम से ठंड ना लगे, और उसमें थोड़ा सा नमक की मात्रा मिला सकते हैं जिससे पानी पीने में पशु जोर करे जी। डॉक्टर साहब, अंत में आप हमारे सभी पशुपालक भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों, ठंड के मौसम में पशुओं को खाने के लिए हरा चारा और दूसरे खनिज उचित मात्रा में दें क्योंकि ठंड में बनी शहद पूरे साल भर काम आती है। किसान भाई बहनों, आज के मेहमान क्रम में हमारे साथ पशु चिकित्सक डॉक्टर छत्रपाल टांडीकर जी हैं जो बहुत ही अच्छी जानकारी ठंड में पशुओं की देखभाल पर हमें प्रदान कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला और सभी पशुपालक भाई बहनों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने प्रदान की, इसके लिए सभी किसान भाइयों बहनों की ओर से और पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज के मेहमान क्रम में आप सुन रहे थे पशु चिकित्सक डॉक्टर छत्रपाल टांडीकर से सौरभ पटेल की बातचीत। विषय था ठंड में पशुओं की देखभाल कैसे करें। और श्रोताओं, आइए अब जुड़ते हैं हमारी आज की चर्चा से, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश शासन की कल्याणकारी कृषि योजनाओं के बारे में। किसान भाइयों, हमारी जो सरकार है किसानों के कल्याण के लिए, किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए बहुत सारी योजनाओं का संचालन करती है। और आज हम आपको उन्हीं योजनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। किसान भाइयों, योजनाओं की अगर बात करें तो आप सभी वर्तमान समय में किसी न किसी शासकीय योजना का लाभ अवश्य ले रहे होंगे। किसान भाइयों, आइए जानते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जिसका कि लाभ हम और हमारे आसपास के किसान भाई उठा रहे हैं। तो जानते हैं उस सबसे पहली योजना के बारे में। तो मनीष भैया बताइए, पहली योजना क्या है? बिल्कुल तंजिला बहन, और ये योजनाओं की बात करें तो सबसे प्रमुख योजना है जो अभी वर्तमान में चल रही है वह है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। मध्य प्रदेश शासन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। बिल्कुल भैया। किसानों को सीधी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2 किश्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना का उद्देश्य खेती की प्रारंभिक लागत को कम करना, लाभ लेने के लिए किसान का बैंक खाता आधार से लिंक होना बहुत ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करें दूसरी योजना की तो उसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
और यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कि ओलों का गिरना, सूखा पड़ जाना, बाढ़ और कीटों का प्रकोप जैसी जो स्थितियां आ जाती हैं उससे मुआवजा दिया जाता है इसमें, और बहुत कम जो प्रीमियम दर रहती है उसमें फसल बीमा उपलब्ध कराया जाता है। खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए योजना लागू है। किसान बैंक, सरकारी संस्थान या CSC सेंटर के माध्यम से बीमा हम करवा सकते हैं। और तंजिला बहन, अगली योजना की अगर हम बात करें तो वह योजना है समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी योजना। अच्छा। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए यह योजना लागू की गई है। राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रमुख फसलों की खरीदी की जाती है। गेहूं, धान, चना, मसूर और सरसों इसकी प्रमुख फसलें हैं। समय पर पंजीयन कराकर किसान निर्धारित केंद्रों पर फसल का विक्रय कर सकते हैं। इस व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका कम हो जाती है और जो किसानों का जो भुगतान है वह सुरक्षित रहता है। बिल्कुल सही भैया। और चलिए भैया, हम अब अगली योजना के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताते हैं। तो किसान भाइयों, हमारी अगली योजना है कृषि यंत्र अनुदान योजना। खेती को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। ट्रैक्टर, थ्रेसर, सीड ड्रिल, पावर टिलर और स्प्रे मशीन जैसे यंत्रों का अनुदान दिया जाता है। इसमें श्रम लागत में जो होती है वो कमी आती है और कार्य समय पर पूरा हो जाता है। आधुनिक यंत्रों के उपयोग से उत्पादन और गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। तो किसान कृषि विभाग के पोर्टल या कार्यालय से आवेदन हम इसके लिए कर सकते हैं। बिल्कुल तंजिला बहन। और अगली योजना की अगर हम बात करें तो वह है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जल संरक्षण और सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए यह योजना लागू की गई है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कम पानी में अधिक फसल उत्पादन इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना से बिजली और पानी दोनों की बचत होती है। किसानों को इन प्रणालियों पर सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। और किसान भाइयों, अगली योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं पशुपालन एवं डेयरी विकास योजना। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन को पूरक व्यवसाय के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। डेयरी, बकरी पालन और मुर्गी पालन से जुड़ी योजनाएं संचालित भी की जा रही हैं। पशु नस्ल सुधार और पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और इन योजनाओं से किसानों को वर्ष भर में नियमित आय का अवसर भी मिलता है। बिल्कुल किसान भाइयों, जो अगली योजना की अगर हम बात करें तो वह है सूचना एवं मार्गदर्शन सुविधा। सभी योजनाओं की जानकारी के लिए किसान कल्याण सेंटर उपलब्ध हैं। 1551 या 1800-180-1551 पर संपर्क किया जा सकता है। नज़दीकी कृषि कार्यालय या कृषि विस्तार अधिकारी से इसके लिए मार्गदर्शन भी लिया जा सकता है। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश शासन की कृषि योजनाएं किसानों के हित में बनाई गई है। सभी सही जानकारी और समय पर आवेदन से किसान इन योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं। योजनाओं का उद्देश्य किसान को सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। किसान भाइयों, इन सभी योजनाओं में से आप जिस भी योजना का लाभ उठा सकते हैं उसके लिए उचित स्थान पर आवेदन अवश्य करें और मध्य प्रदेश और भारत सरकार के राजस्व बढ़ाने में अपना योगदान प्रदान करें। और तंजिला बहन, इसी के साथ ही हमारी आज की चर्चा को हम देते हैं यहीं विराम। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। मैं मनीष भैया और मैं तंजिला बहन कहते हैं राम राम, जय जय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।